हाँ जी, तो हम लोग हमारे बिज़नेस मॉडल इवैल्यूएशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सेशन में हमने समझा था कि बिज़नेस मॉडल क्या होता है, एक कंपनी कैसे पैसा बनाती है, ठीक है? तो हमने उसको 3 पार्ट्स में बाँटा। सबसे पहले हमने देखा कि कंपनी वैल्यू क्रिएट करती है, फिर वैल्यू को डिलीवर करती है और फिर मार्केट और वैल्यू को कैप्चर करने की कोशिश करती है। यहाँ पर हमने चिंटू वर्सेस गोलू का एग्ज़ाम्पल लिया था हेडफ़ोन्स का एंड फिर हम क्रिएटिंग वैल्यू पे आए थे, जहाँ पर हमने समझा था कि कस्टमर्स कौन होते हैं। मतलब बी टू बी होते हैं, बी टू सी होते हैं, क्या होते हैं? ठीक है, क्या वैल्यू क्रिएट करी जा रही है? प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो उनकी लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है? हमने देखा कि जो वैल्यू होती है डिपेंड होता है कि कस्टमर कौन है, प्रीमियम है, मास है, कौन है? ठीक है? किसी भी वैल्यू का डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो कस्टमर के सेगमेंट से होता ही होता है। ठीक है? इसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं डिलीवरिंग वैल्यू पे। अगर आप इस उम्मीद में आए हो कि एक्सेल के ऊपर कोई जादू दिखा दूँगा मैं इस सेशन में, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट विद यू, क्यों अपना टाइम खोटी कर रहे हो? ठीक है, लेकिन अगर लगता है कि नहीं सर ये एक मौका मिला है समझने का, एमबीए कॉलेजेस में आप जाते हो, बड़े-बड़े टॉप 20 एमबीए कॉलेजेस की ही बात कर सकता हूँ मैं। पीपल आर नॉट वेरी मच क्लियर कि मैं बिज़नेस मॉडल एनालिसिस कैसे करूँ, होता क्या है बिज़नेस मॉडल ढूँढ लो आप, इतना डेप्थ में कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है जब कंटेंट अच्छा है तो लाइक कर दो। टीम इतनी मेहनत करती है, उनको थोड़ा तो मोटिवेशन दो, नालायकों, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड, डिलीवरिंग वैल्यू का मतलब क्या है? कि जो कंपनी ने प्रोडक्ट और सर्विसेज़ बनाई हैं, क्या वो कस्टमर तक पहुँच रही है जैसा इंटेंडेड था, जैसा इंटेंशन था, जैसी पहुँचना चाहिए क्या वैसी पहुँच रही है क्या? मतलब कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो समय पे नहीं दिया जाता, ना सिर्फ़ इसलिए कि प्रोडक्ट खराब था। इमेजिन करो कि अगर आपको डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा मिल रहा है और वो डेढ़ घंटे बाद मिल रहा है, पूरा रबर, ठीक है? कोई वैल्यू नहीं है ना आपके लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन वहीं पर डोमिनोज़ जो डिलीवरी दे रहा है आपको, क्या वो डिलीवरी बहुत वर्ल्ड्स टेस्टीएस्ट पिज़्ज़ा बनाता है क्या डोमिनोज़? ये क्लेम करते हैं क्या कभी कि दुनिया का सबसे टेस्टी पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। रादर क्या उनका पूरा फ़ोकस सिर्फ़ 20 मिनट डिलीवरी, 10 मिनट डिलीवरी, 30 मिनट डिलीवरी पे रहता है हमेशा, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड, डिलीवरी का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता है कि गुड्स और सर्विसेज़ कस्टमर को कैसे लॉजिस्टिकली डिलीवर हो रहे हैं। बल्कि डिलीवरिंग वैल्यू के अंदर एक ब्रॉडर लेवल पे जो चीज़ मैं कवर करना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग समझो, वो ये है कि हमने बिज़नेस का स्ट्रक्चर कैसे बना रखा है, कि ये जो डिलीवरी हो रही है वैल्यू की, ये कंसिस्टेंट बेसिस पे हो रही है। तो यहाँ पर अपन 2 चीज़ें समझेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। एक अपन समझेंगे कि वैल्यू डिलीवरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक वैल्यू चेन स्ट्रक्चर क्या होता है, एक कंपनी कैसे वैल्यू क्रिएट करती है, समझना। डिलीवरी कर रही मतलब कैसे वैल्यू बिल्ड करके पास ऑन कर रही है अपने कस्टमर को। दूसरा अपन देखेंगे डिलीवरी के चैनल्स कौन-कौन से हैं। सबसे पहले समझना वैल्यू डिलीवरी का स्ट्रक्चर। अगर आप बिहाइंड द सीन सेटअप देखते हो किसी भी कंपनी का, किसी भी बिज़नेस का, तो बहुत मोटा-माटा 2-3 चीज़ें रहती है। एक उसको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है, जो वेंडर्स और सप्लायर्स उसको प्रोवाइड करते हैं, और एक उसको मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है कि एक फुल फ्लेजेड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाना है। नाउ अंडरस्टैंड, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट मतलब अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट कार बनानी है, टाटा मोटर्स है, तो टायर वो ब्रिजस्टोन से, एमआरएफ से लेगा, ठीक है? मदरसन सुमी से हेडलाइट लेगा, सीट किसी और से लेगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहला जो फोकस है ना, वो हमें क्या करना है पता है? वो हमें करना है कि कंपनी कौन-कौन से की इनपुट्स हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट में जाते हैं। मतलब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है क्या कि कंपनी का रॉ मटेरियल कौन-कौन सा है? बिल्कुल, 1 मिनट समझना। जैसे वरुण बेवरेजेस का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं। इंडिया का लार्जेस्ट बॉटलर है, ठीक है? लार्जेस्ट बॉटलर है इंडिया का। देखिए आप, ये बोलता है कि भैया एक तो हमारे पास सीक्रेट फ़ॉर्मूला आता है। ये सीक्रेट फ़ॉर्मूला हमको पेप्सी को देता है। फिर हम पेट रेज़िन खरीदते हैं, उससे हम पेट की बॉटल बनाते हैं। फिर हम शक्कर या स्वीटनर्स खरीदते हैं। फिर हम लेबल और कैप्स खरीदते हैं। अब इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर मिस हो गई, तो क्या प्रोडक्शन रुक जाएगा क्या? मेरे को बिज़नेस मॉडल एनालिसिस करते समय ये समझना है कि धंधा कैसे पैसे बनाता है और किन चीज़ों के कारण क्या की रिस्क है किसी भी बिज़नेस में, ध्यान से समझना। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट करके एक कंपनी है जो स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, और ये क्या करती है, सर्फेक्टेंट सप्लाई करती है एफएमसीजी कंपनीज़ को, जो फिर सर्फ सोडे के अंदर यूज़ होता है।
अब गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के लिए जो की रॉ मटेरियल है वो क्या है, समझना एक मिनट। फैटी एल्कोहल, ठीक है, इथिलीन ऑक्साइड, ग्लिसरीन और स्पेशलिटी ईस्टर, ये सब चीजें हैं जो ये बना के बेच रही है। आगे देखते हैं, अमारा राजा बैटरी, सर एक बैटरी बनाने वाली कंपनी है, ये क्या, इसके लिए क्या रॉ मटेरियल्स हैं क्या, तो लेड इज वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट जो एसिड, लेड एसिड बैटरीज में डलता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, जो अंदर पावर जनरेशन में मदद करता है। एंड प्रोपिलीन केसेस जो बैटरी की केसिंग मटेरियल होता है जो आप देखते हो। अब इन तीनों में से कोई भी चीज अगर रुक जाएगी तो लंका ढह जाएगी। ये चीज जानना क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसको आप असाइनमेंट जैसा लेके जाओ। मैं आपको गाइड कर दूंगा, चलना आपको पड़ेगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल कॉफी करके कंपनी है, सीसीएल। जाके जरा इसके लास्ट 4 कॉन कॉल्स पढ़ो और समझो कि कॉफी प्राइजेस के अंदर क्या भूचाल आया है। मुझे एक बात बताना, पिछले 2 सालों में क्या कोकोआ, कोकोआ एंड कॉफी, क्या दोनों के प्राइजेस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं? क्या चॉकलेट भी डबल हो गया है, कॉफी का प्राइस भी डबल हो गया है? समझो जाके, आपको मैंने बोला ना लास्ट के 4 कॉन कॉल पढ़ो, समझ में आएगा आपको। यार कितना डिफिकल्ट है अपने बिजनेस को सस्टेन करके रखना, जब कोई प्रोडक्ट आप पहले अगर मान लो 120 पे खरीदते थे और एक ही साल में वो 240 रुपए पहुंच जाए। नेस्केफे वाला जो 1 रुपए का कॉफी का पैकेट था वो तो 2 रुपए नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर डलने वाली कॉफी 2 रुपए हो गई। अब ये सर कंपनी कैसे करती है? एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर से ब्रिटानिया का, जैसे गुड डे, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं कि कंपनी इसको मैनेज कैसे करती है। 2 ही ऑप्शन है कंपनी के पास। नंबर 1, व्हीट फ्लावर, है ना, मिल्क पाउडर, शुगर, कोकोआ, पाम ऑयल, ये सब डलता है गुड डे में, बिस्किट्स में। अब मान लो इसमें कि पाम ऑयल की कीमत बढ़ गई, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, तो ये क्या करेगा पता है? या तो ये प्राइस कस्टमर को पास ऑन कर देगा, सिंपल सी बात है कि भाई मेरे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है तो तू भी अब महंगा खरीद। इन्होंने जो करा वो करा, 2% इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में बनाया, बढ़ाया, और जून क्वार्टर तक क्यूमुलेटिवली 6 से 6.5% मार्जिन, मतलब प्राइस हाइक होने के आसार है। वाई? बिकॉज व्हीट का प्राइस बढ़ा है, पाम ऑयल का बढ़ा है, कोकोआ का बढ़ा है, सब बढ़े हुए और ऊपर टने हुए, समझना। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है पता है? दूसरा तरीका है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने करा है। सिंस पाम ऑयल के प्राइस बढ़ गए तो HUL ने क्या करा पता है? रिड्यूसिंग द कंटेंट ऑफ पाम ऑयल इन इट्स डेरिवेटिव इन सोप बाय 25%, a global first at a part of a strategy to offset the commodity price volatility and reduce the environmental impact. HUL took almost 5 years to develop and will be rolled out in another country by the parent company Unilever. Replaces the palm oil with the mix of plant derivative vitamin blends and natural fatty acids, improving the product while using 25% less palm oil. ये इनोवेशन कर लिया कंपनी ने यहां पर, है ना, इसको हसल मारना बोलते हैं। एक तीसरी चीज और होती है जो कंपनियां करती है, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है तो कई बार क्या ना, देखो 2-3 केस होते हैं, या तो कंपनी उसको कस्टमर को पास ऑन कर देगी जैसे ब्रिटानिया ने कर दिया, या फिर कंपनी क्या करेगी पता है? कुछ इनोवेशन करके प्रोडक्ट की क्वालिटी को सेम रखते हुए कॉस्ट कम करने की कोशिश करेगी, जो बड़ी हुई चीजें उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगी जैसे HUL ने करा। या फिर एक तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कंपनी करती है, कंपनी के अपने मार्जिन पे हिट ले लेती है क्या? अगर शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस वोलेटिलिटी है, कंपनी को पता है कि थोड़े समय के लिए हो रहा है, तो मार्जिन पे एज इट इज हिट ले लेती है कि ठीक है थोड़े टाइम के लिए मार्जिन गिरने दो। कारण क्या है? अगर रिन बार 10 रुपए का 11 रुपए हो गया तो क्या टाइड मार्केट खींच के ले जाएगा क्या? घड़ी मार्केट खींच के ले जाएगा क्या? पेना मार्केट खींच के ले जाएगा क्या? ले जाएगा भाई। सर 10 रुपए और 11 रुपए में क्या फर्क है? 1 रुपए का तो फर्क है, आपके लिए 1 रुपए। प्लीज अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग हैं क्या जो 10 और 11 में डिसीजन बदल देते हैं, बदल देते हैं। कारण कि अगर वो 10 साबुन एक साथ खरीद रही है गृहिणी, घर की महिला, तो उसको लगता है 10 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं यार, 10 रुपए में तो मैं तेल खरीद लूंगी, ये खरीद, वो सब कैलकुलेशन होते हैं ब्रो। एक बार आपको रॉ मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। देखो देखो कुछ नहीं है,
कहाँ से मिलेगा सर रॉ मटेरियल? सबसे पहले तो कॉमन सेंस से मिलेगा। दूसरा, अगर कंपनी के बारे में जानते हो कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है जो आप पहले ही देख चुके हो क्रिएटिंग वैल्यू में, तो आपको रिवर्स सर्चिंग करनी है। परप्लेक्सिटी आज के टाइम हर एयरटेल यूजर के पास है, आपके पास भी है। नहीं डालो उस पे, देख लो क्या रॉ मटेरियल्स है, क्या की रॉ मटेरियल्स अगर नहीं मिल रहे तो देखो, एआई को डिसीजन मेकिंग के लिए मत यूज करना। एआई को राइटिंग के लिए मत यूज करना कि मैं कॉपी पेस्ट करता हूं और चिपका देता हूं काम। वो काम बाबू गड़बड़ हो जाएगा अगर ऐसा करेगा, है ना। एआई को क्या अपना टाइम खोटी करने से बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। एक बार हमारे पास ये पता चल गया कि रॉ मटेरियल क्या है और उसका भी रीसेंट हिस्ट्री में उसका ट्रेंड कैसा लग रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे पता है? आप अगले स्टेप में देखेंगे कि रॉ मटेरियल कहां से लिया जाता है, कौन सप्लायर है, लोकली खरीद रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। सर रॉ मटेरियल क्यों, क्या होता है, वो तो समझ में आया कि क्यों पता करना है कि क्या होता है। ठीक है, कि भाई प्राइस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है उससे समझ में आएगा, मेरे मार्जिन पे हिट है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपन अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, वो सब चीज समझ में आएंगी। लेकिन किससे खरीद रहे हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका डिस्कशन करते हैं। जैसे वरुण बेवरेजेस का ही केस ले लो। अब कंसंट्रेट तो पेप्सिको से आता है, ठीक है। जो शुगर है वो शुगर डीसीएम श्रीराम त्रिवेणी इंजीनियरिंग से आती है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री से पेट रेजिन आता है, और टेट्रा पैक वाली कंपनी जो है वहां से पैकेजिंग मटेरियल आता है। हालांकि पेट बॉटल्स वगैरह तो ये लोग खुद भी बनाते हैं, समझना। बट यहां पर कैच है, क्या कैच है कि सर वरुण बेवरेजेस का तो इतना डिटेल में पता है कि कौन सी चीज कहां से आती है, कौन सी चीज कहां से आती है। जरूरी थोड़ा ना है कि हर कंपनी के बारे में इतना डिटेल में पता हो। मैंने कहा हाँ यार, कोई जरूरी नहीं है कि हर कंपनी के बारे में इतना डिटेल में पता हो। तो बोले सर फिर क्या करूंगा मैं? मतलब कीवर्ड सर्च करेंगे एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर, कॉन कॉल्स के अंदर। किस तरीके के कीवर्ड सर्च करेंगे? सप्लायर, वेंडर, प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग, सप्लाई चेन, वैल्यू चेन पार्टनर्स, रॉ मटेरियल। इसको सेव करके रखो, हालांकि ये स्लाइड्स आपके लिए दे दूंगा मैं, ठीक है। आगे देखना, जोग्राफिकल लोकेशन से बैक ट्रैक करने की कोशिश करेंगे कि अगर इंडिया में रहते हुए ब्रिटानिया को पाम ऑयल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो डेफिनेटली इंडिया तो मेजॉरिटी पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट करता है। तो वहां पर अगर किसी भी तरह का कोई एग्रीकल्चर डिसरप्शन आ गया, कोई फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड डिसरप्शन आ गया, तो इंपोर्ट्स पे हिट होगा और सीधे सीधे मेरी कंपनी के ऊपर हिट होगा। कैसा हुआ था? हुआ था फिलीपींस और मलेशिया लास्ट ईयर खराब वेदर के कारण पाम ऑयल का वो प्रोडक्शन नहीं हुआ जो एक्सपेक्टेड था, एंड इसी कारण पाम ऑयल का केक बढ़ गया। सर एक और कोई जीता जागता एग्जाम्पल ले सकते हो? बिल्कुल ले सकता हूं। मारुति सुजुकी है ना, अपनी एयर कंडीशनिंग यूनिट जो लगाती है, एयर कंडीशन जो लगाती है, वो दो तीन अलग अलग पार्टनर से लेती थी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा पार्टनर था सुब्रोस लिमिटेड, सुब्रोस लिमिटेड। वो एयर कंडीशनिंग यूनिट मारुति को बेचता है। मारुति 60% एयर कंडीशनिंग यूनिट वहां से लेती है। अब क्या हुआ, सुब्रोस की कंपनी फैक्ट्री में लग गई आग, और सुब्रोस पूरी जल के स्वाहा हो गई। अब सोचो जरा, मारुति का जो वॉल्यूम है, रातों रात कोई दूसरा सप्लायर ढूंढना एसी का जो 60% डिमांड को मीट कर दे, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो क्या मारुति को अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ा क्या? प्रोडक्शन, आप समझ रहे हो कंसंट्रेशन रिस्क कैसे काम कर जाती है? क्या मारुति के लिए प्रोडक्शन रोकना बहुत खतरनाक काम है क्या? ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है। क्या आपको हर पार्ट अलग अलग लोगों से लेना है? जैसे मारुति को देखो आप, है ना, कि 400 प्लस वेंडर्स हैं, हर पार्ट के लिए 3 अलग वेंडर्स हैं। मारुति ने खुद बोला FY23 की रिपोर्ट में, प्लीज अंडरस्टैंड। सिमिलरली अगर आप देखते हो तो फार्मा कंपनी समझो, फार्मा कंपनी जैसे सन फार्मा हो गया, अरबिंदो फार्मा हो गया, है ना, ये भी जोग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क लेती है। एक एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो डलता है फार्मेसी, मतलब किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, तभी वो इफेक्टिव हो पाती है। वो एक्टिवेट करता है उस केमिकल को आपकी बॉडी में जाके, ठीक है। तो वो चाइना से सोर्सिंग होती है। अब मतलब ये है कि चाइना से अगर कुछ सप्लाई डिसरप्शन होता है तो सन फार्मा और अरबिंदो फार्मा के तो बैंड बच जाएंगे ब्रो, ठीक है। तो अपने को ये देखना है। थर्ड चीज जो अपने को देखनी है यहां पर, वो ये देखनी है कि मेरा अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में ये प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं
क्या पूरा एंड टू एंड सप्लाई चेन वैल्यू चेन क्रिएशन मेरे पास है, या मैं कुछ एक्टिविटीज बाहर से कराता हूँ, बाकी काम खुद करता हूँ? वो समझना पड़ेगा अपने को। दो चॉइसेस हैं, या तो इन हाउस करो या आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करो। ठीक है, तो कई कंपनियां दोनों को मिक्स भी कर लेती हैं। जैसे अगर आप अमूल का एग्जाम्पल लोगे, क्या अमूल अपने आप में एक बहुत बड़ी केस स्टडी है क्या? अमूल का क्या 100% पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कंट्रोल है क्या? खुद खुद ही ओन करते हैं आइसक्रीम को। अब वो मिल्क भी डायरेक्टली खरीद रहे हैं, प्रोसेसिंग पैकेजिंग भी खुद ही कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी खुद ही कर रहे हैं, खुद के रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स हैं और आइसक्रीम बिक रही है। ये होता है कि पूरी वैल्यू चेन पे कंट्रोल मेरा है। सर इसके एडवांटेजेस क्या होंगे अगर किसी कंपनी में ये चीज मिलती है तो? एक तो क्वालिटी के ऊपर पूरा कंट्रोल है, दूसरा मेरा कोई भी ट्रेड सीक्रेट बाहर लीक नहीं होता है। ठीक है, तीसरा मेरे को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है सप्लायर्स को, कट तो कोई भी लेगा ना। चौथा, सप्लायर को अगर कोई पंगा हो गया, जैसे सुब्रोस के साथ हुआ था, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। पांचवा, अगर कस्टमर डिमांड करता है कि हमको तो जी कस्टमाइजेशन चाहिए हमारे प्रोडक्ट में, तो मैं ज्यादा आसानी से कर सकता हूं क्योंकि पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन मेरे हाथ में। हाँ, इसमें कुछ बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो आपको मोटा धन लगाना पड़ेगा अगर आपको पूरा ऑपरेशनल अपने हाथ में रखना है तो कंट्रोल। तीसरा, फिक्स्ड कॉस्ट रेगुलर बेसिस पे बहुत, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा है ही, उसके अलावा के रेगुलर बंधे हुए खर्चे भी ज्यादा हैं। कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है ऑपरेशंस को मैनेज करने में ना, बड़े स्केल पे काम करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये स्केल आने में समय लग जाएगा। आप डे वन से अमूल नहीं बना सकते ना। आप अगर सोच भी रहे हो, अरे अंबानी सोचता है कि मैं कल को अमूल का कंप्यूटर खड़ा कर दूं, क्या अगले दिन अमूल का कंप्यूटर खड़ा हो जाएगा? क्या सालों लग जाएंगे मेरे भाई, सालों लग जाएंगे। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगा, उसका खर्चा है। टैलेंट को रिटेन करो, रिक्रूट करो, उसका खर्चा है। मार्केट मेकिंग करो, मार्केट में कस्टमर की अवेयरनेस बढ़ाओ, उसका खर्चा है। आज कैंपा कोला में स्ट्रगल कर ही रही है ना कंपनी। फिर कई कंपनीज होती हैं जो पूरे प्रोडक्ट बाहर से मंगवा लेती है और खुद सिर्फ मार्केटिंग कंपनी बन के बैठ जाती है, जैसे मामा अर्थ। क्या मामा अर्थ क्या करती है? पूरे प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन एक लैब में बनाती है, फिर वो फॉर्मुलेशन एज इट इज एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को दे देती है बनाने के लिए। अब वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर क्या करता है? बनाता है, स्टोरेज करता है, लेबल करता है प्रोडक्ट को, और मामा अर्थ क्या करती है? फिर उनसे लेके मार्केट कर देती है ना। आगे देखते हैं, नाइकी को देखो, बिल्कुल सेम यही काम करती है। वियतनाम और इंडोनेशिया से शूज मंगवाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर थप्पा लग के आता है, पूरी दुनिया में बेचते हैं। लो कॉस्ट लेबर इंडस्ट्री, लो कॉस्ट कंट्री से बनवा लिया और उसको प्रीमियम ड्रॉप, लिमिटेड एडिशन ड्रॉप, ये रंग बदल दिया, वो रंग बदल दिया। बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, अपन भी बने जा रहे हैं, है ना। 40-40 हजार में बच्चा मेरा जूते ले रहा है, बताओ आप। बच्चा मतलब आप ही बच्चे हो, और कौन बच्चा है? स्टूडेंट्स 40-40 हजार रुपए के जूते खरीदते हैं भाई, रात रात को जगते हैं कि सर नाइकी का ड्रॉप आएगा आज रात को। सर इस तरीके के एडवांटेज क्या है? हमें इनिशियली असेट लाइट मॉडल पे ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। आपको कोई पूरी फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं, आप आसानी से स्केल कर सकते हो। समझना, आपके पास क्या हर चीज का स्पेशलाइज्ड एक्सेस है? खुद सोचो, अगर आप सारे काम खुद करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग भी खुद ही करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करूंगा, उसकी जगह आप एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी को इंट्रोड्यूस करते हो, है ना। ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी अगर कोई है तो वो खत्म हो जाती है बिल्कुल। सब काम अब स्पेशल लोग, एक्सपर्ट लोग मैनेज कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली इसमें क्वालिटी का इशू आएगा, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी अलग अलग लोगों के ऊपर, तो ऑपरेशनल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, है ना। कोई डिसरप्शन आ सकता है, आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, आपका मार्जिन थिन होता है, और कस्टमाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। जबकि कई चीजें, कई कंपनीज ऐसी हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि यार पूरे वैल्यू चेन का कौन सा पार्ट मैं मैन्युफैक्चर करूंगा और कौन सा पार्ट कोई पार्टनर बनाएगा, है ना। जैसे यूनिलीवर देखो, यूनिलीवर 29 से ज्यादा फैक्ट्रीज ओन करता है इंडिया में, उसके बाद भी 50 से ज्यादा उसके कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स हैं। मतलब हर चीज, सारी चीजें खुद नहीं बनाते हैं, दिमाग लगाते हैं, है ना, कि कौन सी चीज के अंदर अपना टाइम खोटी हो रहा है वो दूसरे से बनवा लो, जहां पर अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है। कई कंपनीज क्या करती है पता है? वर्टिकल इंटीग्रेशन करती है। मतलब जैसे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड ने अभी एक ऐसी कंपनी को खरीदा लास्ट ईयर जो पेट बॉटल बनाती है रेजिन से, है ना। तो रॉ मटेरियल, या तो मैंने मेरे रॉ मटेरियल सप्लायर को खरीद लिया, समझ रहे हो, तो क्या मैंने वर्टिकल इंटीग्रेशन करा क्या सप्लाई चेन के अंदर? वर्टि सर डिस्ट्रीब्यूटर को खरीदा होता तो वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो जाता है ऐसे। ये तो वर्टिकल इंटीग्रेशन है, या तो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर को एक्वायर कर लिया, या फिर मैंने मेरे
जो प्रोसेसर है उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है। ट्रेंट, ट्रेंट क्या होगा? ट्रेंट का एग्जाम्पल देखो। अब ट्रेंट में अगर आप देखोगे तो उनका पूरा पूरा का पूरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। मतलब वो टेक्नोलॉजी भी संभाल रहे हैं, सोर्सिंग भी संभाल रहे हैं, लॉजिस्टिक्स भी संभाल रहे हैं, वेयर हाउसिंग भी संभाल रहे हैं, प्राइसिंग भी संभाल रहे हैं, डिस्प्ले भी खुद ही है, प्रमोशन भी खुद ही है, सेल भी इन हाउस ही हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर की मदद नहीं ले रहे हैं। तो देखना जरा, हालांकि इसको अपन ने ट्रेंट के एग्जाम्पल में भी कवर किया था। क्या होता है पता है? ट्रेंट 12 दिनों के अंदर अंदर डिजाइन से शेल्फ पे चला जाता है। जैसे जारा ने कोई नया डिजाइन लॉन्च करा जो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है मार्केट में, तो जूडियो उसको कॉपी कर देता है ना। डे वन पे क्या करेंगे? क्रिएटिव मीटिंग होगी, आइडिया प्रेजेंट होगा, एक टीम काम पे शुरू कर देगी। डे टू पे क्या होगा? फैक्ट्री को पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकल कट पीस ये वो डिजाइन विजाइन मिल जाएगा और वो सैंपल क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तीसरे दिन तो सैंपल चेक होके ओके हो जाता है और चौथे से सातवें दिन तक पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। एंड 8th और 10th डे गारमेंट्स पैक होके स्टोर्स पे बटना शुरू हो जाते हैं, है ना। और 11वें और 12वें दिन तो डिस्प्ले में लग जाता है। अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी की पूरी इंटीग्रल चेन मेरे हाथ में है ना। पूरी की पूरी वर्टिकल इंटीग्रेशन मेरे हाथ में, सॉरी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के अंदर आप कॉम्पिटिटर्स को भी खरीदते हुए, बात भी ध्यान रखना है ना। टाटा स्टील के केस में आप देखो, टाटा स्टील आयरन और कोल माइंस खुद ऑपरेट करती है, खुद ओन करती है। टाटा स्पॉन्ज है ना, वो आयरन की कंपनी है टाटा की। कोल माइंस भी टाटा के पास है। तो अब जो मेजर स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये दो चीजें लगती हैं। रॉ मटेरियल अगर मेरे पास है, डिस्ट्रीब्यूशन में इंश्योर कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक्स में इंश्योर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंड टू एंड पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में, क्वालिटी मेरे हाथ में, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि डिलीवरी चैनल्स कौन कौन से हो सकते हैं। सर व्हाट डू मीन बाय डिलीवरी चैनल्स? मतलब कि कस्टमर को आप कैसा एक्सपीरियंस दे रहे हो, प्राइसिंग कैसी है, वो सब चीजें समझते हैं। अब तीन तरह के डिलीवरी चैनल्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल और मिक्स्ड चैनल। डायरेक्ट चैनल मतलब मैं कस्टमर को सीधे माल बेच रहा हूं, या तो हमारे खुद के स्टोर से, रीथिंक ट्राई टू इमेजिन लेंस कार्ट ओवर हियर, ठीक है। कि या तो मैं खुद के स्टोर से बेच रहा हूं, या मैं मेरी ऑफिशियल वेबसाइट से बेच रहा हूं, या फिर मैं मोबाइल ऐप से बेच रहा हूं, या मेरे खुद के सेल्स फोर्स है जो जगह जगह घूम के बेच रहे हैं, है ना। एमवे टाइप की चीज। सुपर मार्केट्स, है ना, कंपनी ओन्ड स्टोर्स होते हैं, सुपर मार्केट्स होते हैं, डी मार्ट हो गया जैसे, समझ रहे हो आप। डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वेस्ट साइड है, शॉपर स्टॉप है, मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं। स्पेशलिटी स्टोर्स हैं, क्रोमा डिजिटल, रिलायंस डिजिटल। फिर कई एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट है, स्केचर का आउटलेट हो गया, ठीक है, रेमंड का आउटलेट हो गया, डिकैथलॉन का आउटलेट हो गया। थर्ड पार्टी नहीं बेचते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे होल ट्रुथ करके कंपनी है ना, जो प्रोटीन पाउडर्स और बार्स बनाती है, वो अपनी वेबसाइट से ही बेचती है। स्लीपी कैट करके एक मैट्रेस कंपनी है, उसका तो पूरा का पूरा यूएसपी है कि मैं स्लीपवेल को इसलिए खत्म कर सकता हूं क्योंकि स्लीपवेल का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और मैं डायरेक्टली कस्टमर के घर पे भेज रहा हूं। समझना। एक और बड़ा एग्जाम्पल लो, ग्लोबल एग्जाम्पल टेस्ला का लो। टेस्ला या तो अपनी वेबसाइट से माल बेचेगा या कंपनी ओन शोरूम से बेचेगा। उसने वो रेगुलर कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म जो होता है कार का, उसको खत्म ही कर दिया। तो एडवांटेजेस क्या है डायरेक्ट सेलिंग के? कोई मिडिल मैन नहीं है ना। अब जैसे टाइटन है, टाइटन अगर एक रिटेलर के थ्रू बेचता है 5,000 रुपए की घड़ी, तो उसमें 2,000 रुपए, एक बात बता रहा हूँ, 2,000 1,500 रुपए तो कमीशन ही कट जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर की, होलसेलर की, रिटेलर की, छोटे रिटेलर की। लेकिन टाइटन अगर डायरेक्टली अपनी स्टोर से बेच रहा है तो पूरे 5,000 टाइटन के पास है। वो चीज है, ठीक है। एप्पल भी यही काम करता है कहीं कुछ हद तक। अब तो खैर रीसेलिंग करते हैं फ्रेंचाइज में, लेकिन एप्पल क्या शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। कारण क्या है? कस्टमर एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट है ना। एप्पल स्टोर में तो इंडिया में जाएगा और न्यूयॉर्क में जाएगा, हालांकि अपन कभी गए नहीं दोनों में से, लेकिन सुना है ऐसा, है ना। मैंने तो व्हाट्सएप पे पढ़ा है, ठीक है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, लेकिन मैंने तो व्हाट्सएप में पढ़ा है कि कहीं भी चले जाओ आप किसी भी एप्पल स्टोर में, आपको एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट मिलेगा। तो कस्टमर एक्सपीरियंस भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर डायरेक्ट चैनल में क्या होता है? कस्टमर से फीडबैक मुझे डायरेक्टली मिल जाता है, पता चलता है कि कौन खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है। नायका के पास क्या जमाने भर का डेटा होता है आपका, कि आप कौन सी लिपस्टिक खरीद रहे हो, आप कौन सा कंडीशनर खरीद रहे हो, कौन सा बॉडी मिस्ट खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो, क्या नहीं खरीद, ठीक है, सब कुछ होता है। प्राइमर खरीद रहे हो, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन चेन छोटी हो जाती है, तुरंत आप, मतलब टाइम कट हो जाता है ना, प्रोडक्ट को लॉन्च भी आप तेजी से कर सकते हो। हाँ, डिसएडवांटेजेस हैं,
ऑपरेशनल कॉस्ट पूरी की पूरी आपकी है। मतलब वेस्ट साइड का एग्जांपल लो, खुद का रिटेल स्टोर खोलना है आपको, रेंट पे करना है, स्टाफ सैलरी है, इंटीरियर मेंटेन करना है, इन्वेंट्री मैनेज करना है, वो सारे काम आपको करना है। फिर यहाँ पर स्केलिंग लिमिटेशन के अंदर आता है, जैसे डी2सी ब्रांड एक कैफीन करके, आपने सुना होगा, कॉफी बेस्ड कॉस्मेटिक्स बनाती है, स्ट्रगलिंग टू ग्रो, एम कैफीन, ठीक है, लिमिटेड रीच है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है कई बार बिजनेस रन करने में। फैब इंडिया इज अ गुड एग्जांपल, अपने इससे ही करता है। अब ना उसको है ना एक्सपर्ट लोग चाहिए, फॉरेस्ट एसेंशियल, हर कोई आदमी को नहीं खड़ा कर सकता ना फॉरेस्ट एसेंशियल, यू नीड अ टेक्निकल स्टाफ ओवर देयर, जो समझता हो, स्किन टाइप्स को समझता हो, कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करना है उसको समझता हो, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। चैनल रिस्क का कॉन्फ्लिक्ट आता है, जैसे कि मान लो आप कि हल्दीराम जो है वो एग्रेशन के साथ अपनी वेबसाइट के ऊपर माल बेच रहा है डिस्काउंट में, है ना, तो क्या बिग बाजार वगैरह रेजिस्ट कर सकते हैं कि ये नहीं कर सकते आप, इससे तो फिर आपने हमको डिस्ट्रीब्यूशनशिप दी क्यों, अगर आपको सस्ता बेचना था अपनी वेबसाइट से ही बेचो फिर। तो रिलेशन खराब हो सकते हैं मेरे पूरे चैनल पार्टनर्स के साथ। इनडायरेक्ट चैनल क्या होता है, जो रेगुलर है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, मार्केट प्लेस, एजेंट्स जो बायर्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे नेस्ले का एग्जाम्पल लो, अब 10,000 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अलग अलग रीजन में, 52 लाख शॉप्स तक माल पहुंचता है, उसमें किराना स्टोर्स भी हैं, मॉडर्न ट्रेड्स भी हैं, मॉडर्न ट्रेड मतलब छोटे छोटे सुपरमार्केट जहां से उठा के खरीदते हो, ठीक है। अब ये सब लोग मिलके एंड कंज्यूमर को नेस्ले का प्रोडक्ट बेचते हैं। मार्केट प्लेसेस, नाइका, अमेजॉन, जेप्टो, आप सब समझते ही हो इसके अंदर। अच्छा, ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, भयंकर तेजी से बढ़ रहा है सर, स्पेशली क्विक कॉमर्स। तो कई बार होता है कि नेस्ले को अगर कुछ दूसरे देशों के अंदर माल भेजना है, जैसे श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश, छोटे देश हैं जहां पर खुद का नेटवर्क बनाने का लॉजिक नहीं है ना, मतलब बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, इतना बड़ा नेटवर्क खुद का खड़ा करूंगा तो वो लोग क्या करते हैं, एजेंट्स और पार्टनर्स को हायर कर लेते हैं उस चीज के लिए। डोमिनोज जैसे इंडिया में क्या जुबिलेंट फूड वर्क के थ्रू अपनी मास्टर फ्रेंचाइज रन करता है, सेम चीज है, ठीक है। पेप्सी को वरुण बेवरेजेस के थ्रू बॉटलिंग करता है। एडवांटेजेस क्या है, आप तुरंत स्केल कर सकते हो। एक एफएमसीजी ब्रांड अगर नहीं आई, उसको रातों रात पूरे देश में पहुंचना है, तो चार काम कर रहे हैं, डीमार्ट पे चले जा, रिलायंस रिटेल पे चले जा, ब्लिंकिट पे चले जा, जेप्टो पे चले जा, हो गया काम खत्म, बिकना शुरू हो जाएगा माल अगले ही दिन। इट इज एज सिंपल एज दैट। अपफ्रंट कॉस्ट बहुत लो है, जैसे सुपर यू करके का भी बहुत फेमस प्रोटीन बार है, यू ऑल नो अबाउट इट, राइट। रणवीर सिंह का उसके अंदर स्टेक है एंड ऑल दोस थिंग्स, कितनी तेजी से शेल्फ पे जा रहा है, शेल्फ से हट रहा है ना। पार्टनर्स का एक्सपर्टीज आप लिवरेज कर सकते हो, जैसे कई ब्रांड्स हैं जो बहुत ही प्रीमियम लॉजिस्टिक पार्टनर्स यूज करते हैं, ताकि जैसे मैं किसी टाइम पर आर्ट वर्क एक्सपोर्ट के बिजनेस में था, तो अगर आप फेडेक्स को यूज करते हो तो 15 दिन में पहुंचता था यूएस, ठीक है। और अगर आप ब्लू डार्ट यूज करते हो तो 7 डेज, और ब्लू डार्ट एक्सपोर्ट यूज करते हो तो आप मानोगे नहीं, बट यहाँ से 5वें दिन टच हो जाता था ब्रो, पार्सल डिलीवर हो जाता था यूएस में कहीं भी, ठीक है। दैट इज द पावर, वो डीएचएल के थ्रू होता था उनके, ठीक है। स्केलेबिलिटी मिलती है आपको, अमूल ने तेजी से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाया है अपना, छोटी छोटी अमूल आउटलेट्स ओपन करके, ठीक है। डिसएडवांटेज के आपके मार्जिन थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि अब बीच में खाने वाले लोग बहुत बढ़ गए, है ना। थोड़ा कंट्रोल अपने पास कम रहता है, किसी ब्रांड का अगर वो रिलायंस रिटेल के थ्रू माल बेच रही है, तो हो सकता है यार माल कोई खोटी माल निकल जावे, अब वो उसमें गलती क्या है उसकी, ठीक है। पार्टनर के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है, अगर पार्टनर ने, मतलब किराने की दुकान वाला कौन सी चीज आगे रख के दे रहा है कस्टमर को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पार्टनर पुश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फीडबैक का प्रोडक्ट बहुत बहुत लूप मतलब बहुत स्लो हो जाता है फीडबैक लूप, आपको महीनों लग जाएंगे समझने में कि कस्टमर की डिमांड क्या है, कैसे समझोगे, सर्वेस करने पड़ते हैं, आपके पास डायरेक्टली कोई ऐसा डेटा नहीं है, क्योंकि एंड यूजर तो किसी और से टच पॉइंट कर रहा है ना। आपके 50,000, 50 लाख स्टोर्स पे नेस्ले के प्रोडक्ट बिकते हैं, कैसे लेगा 50 लाख स्टोर से डेटा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रीच और कंट्रोल के बीच की बात है भाई, इनडायरेक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा रीच देगा, कम कंट्रोल देगा, जो डायरेक्ट है वो ज्यादा कंट्रोल देगा लेकिन रीच एकदम से कम हो जाएगी, ठीक है। आप अपने आप मतलब बहुत पुश करना पड़ेगा। तो कंपनी जो है वो रिटेलर्स के थ्रू बेच सकती है वॉल्यूम के लिए, और साथ में खुद के फ्लैगशिप स्टोर्स भी ओपन कर सकती है, जैसे एप्पल करता है। इंस्पायर, यूनी, अथराइज रीसेलर्स हैं, उनके थ्रू माल तो बेचता ही है, ई कॉमर्स के थ्रू माल बेचता ही है, साथ में खुद के फ्लैगशिप स्टोर्स भी ओपन करके रखें।
थोड़ा सा क्विकली अपन समराइज करने की कोशिश करते हैं। डिलीवरिंग वैल्यू मतलब कस्टमर वैल्यू को रियलिटी के अंदर, एक प्रपोजिशन को रियलिटी के अंदर कैसे बदल के कस्टमर को दे रहा है बिजनेस। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि प्रोडक्ट मेरे दरवाजे के बाहर कैसे जा रहा है, बल्कि पूरा का पूरा मैंने स्ट्रक्चर कैसे सेट करके रखा है जो कंसिस्टेंटली डिलीवरी पॉसिबल कर रहा है। समझना बहुत बड़ा मोट हो जाता है भाई। आज के टाइम वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के पास सबसे बड़ा मोट ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। आप इस चीज को समझिए। डिलीवरिंग वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? कॉस्ट एफिशिएंसी, मेरे की रिस्क बिजनेस के, मेरे बिजनेस की फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर ग्रोथ, इन चीजों पे टिकी हुई है पूरी तरीके से। वैल्यू डिलीवरी के स्ट्रक्चर्स क्या क्या अपन ने समझे। रॉ मटेरियल समझना है, सप्लायर वेंडर का नेटवर्क समझना है, उनका कोई कंसंट्रेशन है वो समझना है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपका इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन हाउस है, आउटसोर्सिंग है, वर्टिकल इंटीग्रेशन कराए नहीं कराए, वो सब चीजें समझनी है। फिर डिलीवरी चैनल्स में डायरेक्ट समझेंगे। डायरेक्ट के अंदर मेरा पूरा कंट्रोल है, ब्रांड पे, प्राइसिंग पे, कस्टमर एक्सपीरियंस पे, लेकिन मेरी रीच कमजोर हो जाती है। मेरे को बहुत कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई है। इनडायरेक्ट के अंदर वाइडर रीच है ना, अपफ्रंट कॉस्ट भी कम है, बट कंट्रोल बहुत कम है, मार्जिन मेरे पिट जाते हैं। तो कई कंपनीज दोनों का बैलेंस बनाती है, जैसे एप्पल। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर कंपनी रिजिड हो गई ना, तो नोकिया बन जाती है, कोडक बन जाती है। प्रॉब्लम ये है, समझना। जुल्फे सवार लो सर आप की, है ना। अगले पार्ट में अपन कैप्चरिंग वैल्यू पे बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि कंपनी अपने रेवेन्यू और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए क्या एफर्ट्स लेती है, अलग अलग प्राइसिंग मॉडल्स क्या होते हैं, अलग अलग मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। ठीक है। आप लोग, बहुत ज़रूरी है कि मुझे कमेंट में फीडबैक दो, क्योंकि मैं डायरेक्ट चैनल से आपके थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक लूप रहे, तो हमें अगला सेशन लाने में मोटिवेशन मिलेगा। आप मानोगे नहीं, there is this, one of the youngest member of my team has supported me in this series, तो उसको ही मोटिवेशन मिलेगा। 20 साल का लड़का है। ठीक है। चलो, मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।